सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। दलित राजनीति को किन अर्थों में व्यापक स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, वंचित युवाओं को वास्तविक अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी प्रयास करनी चाहिए। यह तय है कि नवउदारवादी शक्तियों का अनुगामी बनकर दलित प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता। भले ही जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री बन जाए, बेटा भी उनका मंत्री बन जाए, बहू विधायक बन जाए, समधन विधायक बन जाए, चिराग पासवान में बहनोई संसद में रहें, दलित संघर्षों और जागरण का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका उल्लेख किस तरह होगा यह समय बता देगा। जीतन बाबू और चिराग जी उस बिहार के हैं जहां के 95% दलित युवा निम्न स्तर के घटिया संस्थानों में घटिया स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसी लायक नहीं बन पा रहे हैं। 5% वे हैं जिनके पिता या दादा ने आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी हासिल की और अपने बेटे पोते को दिल्ली, हैदराबाद आदि जगहों पर पढ़ा रहे हैं। कभी सुना है जीतन राम बाबू या चिराग पासवान जी बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बोलते हैं? उन्हें सुना है कभी कुछ बोलते हुए? इन्हें कोई मतलब नहीं है इन प्रश्नों से। अशिक्षित समुदाय इनके लिए वरदान है और इनकी प्रासंगिकता का आधार भी। बातें 7 साल पहले कही गई थी, 2018 में। जिग्नेश मेवानी तब मजबूत युवा नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था, उसे पढ़ने के बाद दलित राजनीति पर लिखा था बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, संप्रति पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हेमंत कुमार झा ने। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मायावती, सुश्री मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, तो उनके अप्रासंगिक होने का खतरा बताया गया था। लिखा यह भी गया था कि रामविलास पासवान भी अप्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन वे दिवंगत हुए, यानी रामविलास पासवान दिवंगत हुए तो उनके सुपुत्र नवउदारवादी ताकतों के अनुगामी कहें तो हनुमान बनकर टिकट की बोलियां लगाते, गोल गोल बातें जैसे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते मिला जुला कर प्रासंगिक बने हुए हैं। तो जो 7 साल पहले जो बातें कही गई थी वह आज की तारीख में भी प्रासंगिक है। और खास तौर से जब बिहार में चुनाव होने हैं और जो चिराग पासवान हैं और जो शुरुआत में मैंने जीतन राम मांझी की बातें की, तो ये दलित चेहरे हैं, बिहार से ही आते हैं और बिहार की सियासत चुनाव के मद्देनज़र, आगामी चुनाव के मद्देनज़र सरगर्म है। तो इस रूप में भी इसकी प्रासंगिकता है और इसे सुनने गुनने की ज़रूरत है। अस्मिताओं का संघर्ष सत्ता प्रतिष्ठान के लिए कोई चिंता का विषय नहीं होता, बल्कि नवउदारवादी सत्ताएं अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें प्रोत्साहित ही करती है। लेकिन इन संघर्षों के साथ अगर आर्थिक अधिकारों के लिए आवाज़ें भी बुलंद होने लगें तो वाकई सत्ता संरचना को चुनौती मिलती है और उसकी जड़ें हिलने का खतरा पैदा होने लगता है। दलित अस्मिता के संघर्ष का नया दौर इसके दायरे में व्यापक होने का संकेत दे रहा है और यह उम्मीद जगाने वाली बात है। जिग्नेश मेवानी जैसे दलित नेता किसी चैनल पर अगर यह कहते सुने जाते हैं कि वे शोषित हो रहे किसी ब्राह्मण का पक्ष लेंगे, न कि किसी शोषक दलित का, तो यह दलितों में ऐसे नेतृत्व के उभरने का लक्षण है जिसे भविष्य में दलित नेता न कहकर नेता कहा जा सकता है। समय और परिस्थितियों की मांग भी है कि ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आए जो जाति आधारित वर्चस्ववादी सामाजिक तंत्र को तो चुनौती दे ही इस तंत्र की आड़ में अपने स्वार्थ साध रही शोषणकारी नवउदारवादी सत्ता संरचना की जड़ों पर भी प्रहार कर सके।
ऐसा नेतृत्व जिसकी दृष्टि इतनी साफ हो कि आधुनिक संदर्भों में दलित प्राय सवर्ण युवाओं की उम्मीदों को भी आधार दे सके। किसी भी वंचित समुदाय के आत्मसम्मान का संघर्ष उसके आर्थिक अधिकारों के संघर्ष से अलग करके देखना अव्यवहारिक है। लड़ाई मुकम्मल होनी चाहिए और शत्रु की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। कभी दौर था जब सामंती शक्तियों ने पुरोहित वर्ग के सहयोग से विशाल दलित आबादी को शिक्षा से दूर रखने की तमाम कोशिशें की। इसमें सामंत पुरोहित आधारित सत्ता संरचना के अपने स्वार्थ थे। आज सत्ता की संरचना ही बदल चुकी है और इस बदलाव को समझे बिना संघर्षों को आगे न बढ़ाया जा सकता है, न धार दी जा सकती है। पीछे कुछ दशकों का दलितवाद अंतः राजनीतिक धरातल पर नवउदारवादी शक्तियों का एक औजार बनकर रह गया। इसने उसी सत्ता संरचना को मजबूती दी जिसके खिलाफ दलितों को लड़ना था। इन किन प्रकारेण सत्ता में भागीदारी का काशीराम, मायावती और रामविलास का राजनीतिक फार्मूला कुछ खास लोगों को ही लाभ पहुंचा सका। दलितों के व्यापक वास्तविक हितों के संदर्भ में यह सिद्धांतहीन फार्मूला फेल हो चुका है। पासवान और मायावती जैसे कद्दावर नेताओं के सामने अप्रासंगिक होने का खतरा यूं ही नहीं मंडरा रहा है। आज की तारीख में मायावती की प्रासंगिकता देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव हुए या जो फिर विधानसभा के उपचुनाव हुए, अब भी जो होने वाले हैं उपचुनाव, तो उसमें क्या स्थिति उनकी हुई थी और होने वाली है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किधर खड़ा रहना है, दाएं खड़ा रहना है, बाएं खड़ा रहना है, आगे जाना है या पीछे जाना है। मसलन कि वह एक तरीके से चौराहे पर खड़ी है। तो नए दौर के नए नेतृत्व की सोच अधिक क्रांतिकारी है। यद्यपि जिग्नेश आदि के संबंध में अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। बात व्यक्ति की नहीं है, बात उस उबाल की है जो नेतृत्व में अपनी अभिव्यक्ति तलाश रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात से आगे बढ़कर अब यह भी देखना होगा कि निजी क्षेत्र में दलित प्रतिनिधित्व कितना है और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं के अनुसार इसे कितना होना चाहिए। सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य आरक्षण नहीं हो सकता और न ही सत्ता और संसाधन में न्यायगत भागीदारी के लिए आरक्षण कोई अंतिम रास्ता हो सकता है। वास्तविक लक्ष्य को तो व्यापक बनाना ही होगा और उसके लिए संघर्षों के नए रास्ते तलाशने होंगे। विकास के लाभों की लूट को रोकना होगा और इसका सम्यक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना होगा। निजी क्षेत्रों की नौकरियों में भागीदारी बढ़े बगैर ग्रामीण और दलित पिछड़े युवाओं की बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन शिक्षा तंत्र यह सुनिश्चित करने में लगा है कि ऐसे युवा कारखानों के गेट पर लगी शोषित श्रमिकों की विशाल भीड़ का हिस्सा मात्र बन सकें। जब जरूरत हो काम लो, जब जरूरत नहीं रह जाए लात मारकर निकाल दो। तो दलित ही नहीं, पिछड़े ही नहीं, किसी भी भावी नेतृत्व को अगर सही अर्थों में वंचित समुदाय का नेतृत्व करना है तो उसे शिक्षा तंत्र की विसंगतियों से जूझना होगा। ऐसा तंत्र जो जन्मना साहब और जन्मना मजदूर की परंपरा को उसी तरह आगे बढ़ा रहा है जैसे जन्मना ब्राह्मण और शूद्र की अवैज्ञानिक और प्रतिगामी परंपरा को संरक्षण दिया जा रहा है। जब तक अंधेरे के कारकों की पहचान नहीं हो, रोशनी के लिए संघर्ष बेमानी साबित होता है। उम्मीद करें भावी नेतृत्व इस पहचान में सक्षम हो सके। तो 7 साल पहले की ये बातें और उसकी आज भी प्रासंगिकता, तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे गुनेंगे तो प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। प्रतिक्रिया तो देंगे ही, इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि बेखबरी अच्छी नहीं है। बेखबरी उन बातों से जिनसे आपका सरोकार हो, बेखबरी उन सवालों से जिनसे आपका वास्ता हो। तो बाखबर रहिए मेरे साथ। नमस्कार।